दोस्तों नमस्कार। थोड़े दिन पहले आपने यूरोप के अलग-अलग शहरों में दंगे देखे थे और उसका कारण था इल्लीगल इमिग्रेंट्स। जो लोग घुसपैठियों की तरह इन समृद्ध देशों में घुसे, जब उनकी संख्या काफी हद तक बढ़ गई, उन्होंने हक के लिए आवाज उठाई और जब सरकार ने कहा कि आप इल्लीगल हैं, तो उन्होंने दंगे प्रदर्शन शुरू कर दिए। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी और यही कारण है कि यूरोप में अब इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर कानून सख्त हो रहे हैं और जितनी भी नई सरकारें आ रही हैं वो इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने देश से निकालने का वादा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि वो तो इतने छोटे देश हैं और जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो बहुत दूर से आ रहे हैं। कोई आ रहा है किश्तियों में बैठ के, कोई जहाज में, कोई पैदल, कोई बस के सहारे। लेकिन सोचिए भारत का क्या हाल होगा अगर हिंदुस्तान में अगर आप आंकड़े देखें तो चौंकाने वाले हैं। ये आज मैं चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पे निर्णय आया है। वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, इस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको वो स्थिति बताना चाहता हूं कि इलीगल माइग्रेंट्स जो इमिग्रेंट्स आते हैं, इनको कौन शरण देता है और क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह के इलीगल लोगों को हटाने से डरते हैं। कहीं उनका वोट बैंक तो नहीं है, और यही बात आज हमें समझने की है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हर जागरूक नागरिक इस बात के लिए सचेत हो जाए कि हम आसपास कहीं खतरों के बीच में तो नहीं रह रहे हैं। और इसको आंकड़ों के साथ आज हम समझते हैं। काफी सारे आंकड़े हैं, काफी सारी रिपोर्ट्स की समरी है, मैंने काफी डिटेल में उसका कंपाइलेशन किया है, मैं आपके सामने रखने वाला। दोस्तों भारत सरकार के अनुसार करीब बांग्लादेश से ही करीब 2 करोड़ लोग भारत में इलीगल रूप से आए हैं। अब आप समझिए 2 करोड़ लोग, और इन 2 करोड़ लोगों में करीब 50% के आसपास वो हैं जो वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आते हैं या वहां पे कोई भी घटनाक्रम होती है, हिंदुओं के खिलाफ बड़ी मात्रा में हिंसा होती है और उसमें राज्य सरकार मूक दर्शक बन के देखती रहती है। कारण बहुत सिंपल है कि ये जो इलीगल लोग हिंदुस्तान में आए हैं, उसका आपको अपने समाज से, अपने लोगों से कोई लगाव नहीं है। वो यहाँ सिर्फ जमीन हड़पने आए हैं, यहाँ की संपत्ति हड़पने आए हैं और किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहते। और यही कारण है कि जब हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, तो वहां से हिंदू पलायन करते हैं। जब हिंदू वहां से पलायन करते हैं, तो ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स जो आते हैं, ये उनकी जमीनों पे, प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लेते हैं। इसी मकसद से तो हिंदुस्तान में आए थे। और चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि जो बांग्लादेश के साथ लगे हुए जिले हैं, इस बात को बताते हैं कि वहां पे जो आबादी है वो 15 से 20, 25, 30% तक की दर से बढ़ी है पिछले 10 सालों में। लेकिन मजे की बात क्या है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर में अगर आप बांग्लादेश साइड की तरफ देखें तो वहां पे आबादी घटी है। इसका मतलब नदी के इस पार भारत के क्षेत्र में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है और नदी के उस तरफ जो बांग्लादेश का क्षेत्र है, उन जिलों में आबादी बहुत तेजी से घटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोग वहां से पलायन करके या अपने देश को छोड़ के भारत में घुसते हैं, घुसपैठिए की तरह आते हैं और यहां आके आतंक मचाते हैं और लोगों की संपत्ति पे लूटपाट करते हैं और फिर कब्जा कर लेते हैं। ये ऑफिशियल स्टेटस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय जो भारत के सेंसिटिव क्षेत्र हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ लगी हुई भारत की सीमा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल, हैदराबाद और हरियाणा का मेवात, ये गढ़ बन गए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। और आपको पता है कि हिंदुस्तान में जब भी दंगे हुए हैं, इन्हीं क्षेत्रों में हुए हैं, तो आप डायरेक्ट कोरिलेशन कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल इनके पीछे कौन है। दोस्तों सबसे चिंता की बात यह है कि जब आबादी की गणना होती है, तो ये पाया गया कि भारत में जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, उससे वहां पे डेमोग्राफी बदली है। डेमोग्राफी बदलने का मतलब ये है कि वहां पे जहां हिंदू बहुल क्षेत्र थे,
अब वो इस तरह के इलीगल लोगों के कारण वहां पे हिंदू आबादी घट गई है और इसीलिए इसका फायदा लोकल पॉलिटिशियन पूरी तरह से उठाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं जहां पे इस तरह के जो तमाशे हो रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब बांग्लादेशी भारत में आते हैं तो भारत में ऐसे बहुत सारे दलाल हैं जो उनको इंडियन राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सब खुलवा के दे देते हैं। तो ये मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि लोकल कौन है और इलीगल आने वाला इंसान कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आई है कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे डेमोग्राफिक पैटर्न बदल गए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि डेमोग्राफिक पैटर्न जब बदलते हैं तो वहां खास समुदाय के ही कैंडिडेट जीतते हैं और वो जो कैंडिडेट होते हैं वो वहां के जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनकी मदद से जीतते हैं क्योंकि उनके पास फर्जी वोटिंग कार्ड है। दिल्ली में इस समय करीब 40,000 से ज्यादा रोहिंग्यास हैं और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ये सरकार ने माना है। हरियाणा में भी जैसा मैंने कहा कि मेवात क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर इलीगल लोग रह रहे हैं। इसी तरह से जम्मू जहां पे हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां पे डेमोग्राफिक बदलने के लिए रोहिंग्यास को बसाया गया ताकि वहां पे पॉलिटिकल सेंसिटिविटी जो है वो ध्यान में रखें और बिकॉज कि वो पाकिस्तान बॉर्डर से भी लगता है तो ऐसे लोगों को वहां संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भी सहायता मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केरल भी अगर आप देखेंगे तो केरल के अंदर भी जो इतना दूर है बांग्लादेश से वहां पे भी लोग पहुंच गए क्योंकि उनको पता है कि वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनका साथ देंगे और यही कारण है कि वहां पे इतनी दूर होने के बाद भी उनको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है। मिजोरम की स्थिति हमें पता है, करीब 1 लाख लोग बांग्लादेश से भाग के मिजोरम गए और आज वहां रह रहे हैं। त्रिपुरा की स्थिति इसलिए और खराब हो जाती है कि अगर हम देखें कि 1951 में वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन थी त्रिपुरा की वो करीब थी 60%। इस तरह से वहां पे इलीगल लोग गए कि आज वहां पे लोकल लोगों की पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो 60 से घटकर 30 रह गया। अब आप समझिए कि वहां पे किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। यूपी में इस बात को बहुत क्लियरली कहा गया है कि जितने भी हिंदू टेम्पल सिटीज हैं, चाहे वो मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, यहाँ पे बहुत सारे इलीगल लोग रह रहे हैं, उनको फर्जी दस्तावेज मिल गए और अब यूपी सरकार ने यहां तक कह दिया है कि जो एम्प्लॉय और दलाल इन लोगों के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते पकड़े गए उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ज्यादातर लोग ये जो है बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास, झुग्गी झोपड़ी में वहां रह रहे हैं ताकि जब भी दंगा हो इनको आसानी से मोबिलाइज किया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट रहा वो रहा वेस्ट बंगाल का, जो हमने देखा, जिसके शुरू में मैं चर्चा कर रहा था। वहां पे इन लोगों ने हिंदू गांवों को खाली कराया, वहां हिंदू परिवारों की जमीनों पे कब्जा किया और अब ये वहां पे किसान बन गए, लेकिन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और अब ये कोई इन गांव में बताने वाला भी नहीं है कि ये इलीगल है या ये पहले से रह रहे हैं, क्योंकि भाषा भी काफी हद तक सिमिलर है। बॉर्डर एरिया में इस तरह का खतरा काफी हद तक बढ़ गया है। और जो बात है पॉपुलेशन ग्रोथ की, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे क्षेत्रों में, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में, वहां पे करीब 35% की दर से आबादी बढ़ी है पिछले 10 साल। ये इतनी आबादी बढ़ी यहां पे है और जबकि दूसरी तरफ जो डिस्ट्रिक्ट में, बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट में जो आबादी है वो सिर्फ 12% की दर से बढ़ी। तो दोस्तों ये बात आपको बहुत क्लियरली पता लग गई होगी कि जिस तरह से यूरोप में दंगे हुए, क्या भारत में भी उस तरह के दंगे होने की संभावना है। और जब भी दंगे होते हैं आप देखेंगे कि वो कुछ खास जगह पे होते हैं जहां पे इलीगल लोग आके बसाए गए और हमारे राजनेताओं ने उनको संरक्षण दिया। अब जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। 5 जजेस की बेंच ने डिसीजन ये लिया, कहा गया कि साहब जो सिटीजन्स एक्ट है उसका जो 6A है वो
गैर कानूनी है उसको हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि उसमें स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय आसाम अकॉर्ड, क्योंकि वो कानून है तो वहां कोई गैर कानूनी नहीं बनती है स्थिति। तो उन्होंने कानून को तो गलत नहीं बताया, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 6A है, जिसको चैलेंज किया गया था, वो अवैध नहीं है, वो वैलिड लेजिस्लेशन है, इसलिए हम उस पर चुनौती नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कहा गया कि जो इमिग्रेंट्स हु एंटर्ड द स्टेट ऑफ आसाम प्रायर टू 1966, जो 1966 में आसाम में आए, उनको हम सिटीजन मानेंगे। और 71, आपको याद होगा पाकिस्तान बांग्लादेश बना 71 में। बांग्लादेश की जो लड़ाई शुरू हुई उससे पहले जो लोग आए, अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन 71 के बाद जो लोग आए हैं उनको कोई भी भारत में लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों 71 से लेकर आज क्या हो गया, 2024, 24 साल और 30 साल, अब आप समझ लीजिए कि 54 ईयर्स। इसका मतलब अगर बच्चा उस समय बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आया होगा तो आज वो 50 साल का हो गया। अब उस पर अब क्या कार्रवाई करें? और यही बात हमें समझनी होगी कि अब वो हिंदुस्तान में 50 साल का हो गया, फर्जी डॉक्यूमेंट से वो रह रहा है, उसने यहाँ शादी कर ली, उसके भी बच्चे हो गए, उनके परिवार बस गए, अब आप किसको निकालेंगे? अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस चाहते ही नहीं है इन पे कार्रवाई हो, क्योंकि जितने भी इलीगल लोग हैं वो सब इनसिक्योर है, रिस्की है। उनका फायदा लोकल पॉलिटिशियन उठाते हैं, और ताकि वो जब चुनाव लड़ें तो ऐसे इलीगल लोग उनको वोट दें, जिससे उनकी सत्ता बनी रहे। इसीलिए वो नहीं चाहते कि इलीगल लोग हटें। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि द प्रोविजंस ऑफ इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950 shall also be read with 6A shall be effectively employed for the purpose of identification of illegal immigrants, कि जो गैर कानूनी रूप से लोग भारत आए हैं उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इन कानूनों का इस्तेमाल करिए। लेकिन ना राज्य सरकार और ना केंद्र सरकार ने पूरे रिसोर्सेज दिए हैं इस तरह के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि इनएडुकेट है और जितनी बड़ी समस्या है उस हिसाब से वो बहुत कम है। तो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इस काम में इंटरेस्टेड नहीं है कि इस तरह के इलीगल लोगों को बाहर निकाला जाए? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप लेजिस्लेशंस कैन नॉट बी लेफ्ट टू द मियर विश एंड डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटीज नेसेसिटेटिंग कांस्टेंट मॉनिटरिंग बाय दिस कोर्ट। उन्होंने कहा देखिए, हम राजनेताओं और पॉलिसी मेकर्स के भरोसे, अफसरशाही के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि देश को खतरा है। इसीलिए कोर्ट को मॉनिटर करना पड़ेगा कि कितने इलीगल लोगों को वापस फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया और वापस डिपोर्ट किया गया। यह समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बेंच ने यह कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोलेंगे कि आप एक मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की एक तरीका बताइए, ताकि इस डिसीजन को हम प्रॉपरली मॉनिटर कर सकें। दोस्तों सवाल इस बात का है कि यह कब होगा और कैसे होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पे कोई एक एक्सपर्ट कमेटी बना के ये नहीं कहना चाहिए था कि आप एक एक्शन प्लान बनाइए कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन होगा? क्योंकि आज की तारीख में डीएनए मैपिंग भी आसान है, क्योंकि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट ये बोलेंगे आस पड़ोस के लोगों को कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है और हम यहाँ रह रहे हैं। अगर दोनों का आप डीएनए मैपिंग कराएंगे तो पता लग जाएगा कि वास्तव में वो भाई बहन है या नहीं है, या रिश्तेदार हैं या नहीं है। कहीं ना कहीं आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा। सिर्फ कहने से, आइडेंटिफिकेशन कार्ड से, लैंग्वेज से, फिजिकल फीचर से आप नहीं पता लगा पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो सही है, लेकिन इसकी रूपरेखा को आगे बढ़ाना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, और जितने भी वहां पे लोग हैं जिनके भी आधार कार्ड या बने हैं या नहीं बने हैं, सबका डीएनए मैपिंग हो, सबका ढंग से मैपिंग किया जाए,
और पता लगाया जाए कि कौन इल्लीगल है और उनको वापस भेजा जाए। सवाल इस बात का है कि बांग्लादेश कहता है तो हमारे लोग हैं ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? 2 करोड़ लोगों को क्या आप निकाल पाओगे? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या ममता बनर्जी की सरकार, अगर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ऐसा कदम उठाते हैं तो क्या इसका समर्थन करेंगे? क्या वो अपने वोट बैंक को इतनी आसानी से खोने देंगे? सवाल आज इस बात का है दोस्तों, क्योंकि राज्य सरकारों को पता है कि इल्लीगल वोटों से भी सरकारें बनती हैं और यही खेल है राजनीति का। देश की सुरक्षा, देश का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्या कहना है दोस्तों कि इस तरह की इल्लीगल इमिग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या सही तरीके हैं और डिपोर्टेशन के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? अगर आपके कोई सुझाव हैं तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप अपने आसपास देख सकें कि कहीं आप खतरों के बीच में तो नहीं रह रहे। अपने जवाब लिखिए, कमेंट दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।